हेलो एवरीवन, मैं हूं सांदिला तिवारी और आप सबका वेलकम है अप्रिशिएट इंग्लिश चैनल में। हम इंडियंस को क्रिकेट मैच से बहुत प्यार है। मैचेस खत्म होने के बाद हम प्लेयर्स का इंटरव्यू देख के एनालाइज करते हैं कि देखो मैंने कहा था ना इस बॉल पे छक्का लगेगा, देखो देखो मैंने कहा था ना ऐसा होगा। पॉलिटिशियन और मिनिस्टर्स के इंटरव्यू से देश में चर्चा का विषय बनता है। चाय पर चर्चा शुरू होती है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में गली नुक्कड़ों पे चाय पे चर्चा होती है इस तरह की कि अच्छा नेता ने ये कहा, देखो मेरे कास्ट का नेता ऐसा। और मूवी स्टार्स का इंटरव्यू देख के हम उनकी स्टाइल कॉपी करते हैं। कभी कभी उनके रियल स्ट्रगल को सुनते हैं और कभी कभी उनके फेक मैनिपुलेटिव स्ट्रगल्स को सुनते हैं। अगर आप न्यूज चैनल्स खोलेंगे या बड़े बड़े जर्नलिस्ट को सुनेंगे तो उनको काफी परेशानी रहती है। इवन अपोजिशन की पार्टीज को भी बड़ी परेशानी रहती है कि प्रधानमंत्री इंटरव्यू नहीं देते, कंसर्न मिनिस्टर्स इंटरव्यू नहीं देते, और वो डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर या कंसर्न मिनिस्टर्स इंटरव्यू दे। तो आखिर इंटरव्यू में ऐसा क्या है कि कुछ लोग देना चाहते हैं और कुछ लोग इस इंटरव्यू से बचना चाहते हैं। चलिए जान लेते हैं कि इंटरव्यू का चक्कर क्या है। डिस्कस करते हैं द इंटरव्यू, जिसे लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर एक जर्नलिस्ट और एक राइटर हैं। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में राइटर हमको बताएंगे कि इंटरव्यू होता क्या है और इंटरव्यू लेने या देने की जरूरत क्यों है। बहुत सारे लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें इंटरव्यू देने के बाद फेम मिलता है, सोशल रिकग्निशन मिलती है, और बहुत सारे लोग इंटरव्यू से बचना चाहते हैं। इंटरव्यू देना मतलब एक पनिशमेंट है, एक खौफनाक एक्सपीरियंस है। और राइटर ने अपने पोजीशन को जस्टिफाई किया है बहुत सारे एग्जांपल्स लेके। और चैप्टर के दूसरे पार्ट में हमें एक इंटरव्यू देखने को मिलेगा, एक सैंपल इंटरव्यू, जिससे हम जान पाए कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है या क्या अप्रोच होता है। वैसे हम सबने इंटरव्यूज पढ़े हैं, पढ़ा नहीं है तो कम से कम सुना तो बहुत है। टूर्नामेंट्स के पहले और मैचेस के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है वो भी एक इंटरव्यू ही है। इंटरव्यू होता क्या है? इंटरव्यू एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, बातचीत का एक जरिया है जिसमें एक इंसान क्वेश्चन पूछता है और दूसरा उसका आंसर देता है। इंटरव्यू हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ये सोर्स ऑफ ट्रुथ है। मतलब हम इंटरव्यू लेकर लोगों का सच जान सकते हैं। लेकिन एक अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट करना आर्ट है। ये कितना इफेक्टिव होगा ये डिपेंड करता है कि कितना अच्छा इंटरव्यूअर है, वो कैसे क्वेश्चंस पूछता है। इंटरव्यू से हमें कितना सच पता चलेगा, कितने सीक्रेट्स रिवील होंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो हमारा इंटरव्यूअर है वो कितना स्किल्ड है। बहुत सारे आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी शुरू शुरू में चाहते हैं कि लोग उनका इंटरव्यू कंडक्ट करें, लेकिन बाद में वो उसे अपनी प्राइवेसी में दखल देना मानते हैं। बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू से बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस उनके सीक्रेट्स को रिवील कर देती है या उनके वीकनेस को दिखाती है, जिससे उनको जज करते हैं हम लोग। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में अपनी फोटोज क्लिक नहीं करवाना चाहते हैं। वो या तो मास्क पहन लेते हैं या ग्लासेस पहन लेते हैं या अपने फेस को कवर कर लेते हैं, क्योंकि पुराने समय से ही कहा जाता है कि आप किसी की फोटो लेकर उसकी आत्मा चुरा रहे हैं। क्योंकि फोटो से चेहरे का एक्सप्रेशन, आंखों का शाइन या उस इंसान की पर्सनालिटी की बहुत सारी चीजें बाहर आ जाती, उसके बारे में कई सारे अजम्पशंस लगाए जा सकते हैं, उसे जज किया जा सकता है। वीएस नायपल जो एक फेमस राइटर और नॉवेलिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंगली इंटरव्यू लेना किसी को घायल करने जैसा है। उनका मानना है कि कुछ लोग जब इंटरव्यू देते हैं मतलब वो खुद को घायल करते हैं और वो अपनी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को लूज कर लेते हैं। वही लुइस कैरल, जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड क्रिएट किया, वो हमेशा सोशल रिकग्निशन से भागते रहे। वो कभी नहीं चाहते थे कि वो इंटरव्यूज दें और उन्हें सोशल इंपॉर्टेंस मिले। उन्होंने हमेशा अपने काम और अपने सक्सेस से लोगों के बीच में प्रेजेंस बनाया है। रुडयार्ड किपलिंग, एक फेमस राइटर, नॉवेलिस्ट, उनको भी कभी भी इंटरव्यू देना पसंद नहीं था। एक इंसिडेंस का जिक्र करते हुए उनकी वाइफ अपनी डायरी में लिखती है कि एक बार 2 रिपोर्टर्स ने उनका पूरा दिन खराब कर दिया। रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ कैरोलिन, उन्होंने जब एक बार अपने हस्बैंड से पूछा, मीन्स रुडयार्ड से पूछा कि आप इंटरव्यूज क्यों नहीं देना चाहते, तो रुडयार्ड ने जवाब में कहा कि इंटरव्यू देना एक क्राइम है, इंटरव्यू एक इमोरल एक्ट है और कोई रिस्पेक्टेबल इंसान, कोई इज्जतदार इंसान ना ही इंटरव्यू के लिए पूछेगा, और सामने वाला भी अगर रिस्पेक्टेबल है तो वो इंटरव्यू नहीं देगा। मतलब इज्जतदार लोग ना ही इंटरव्यू देंगे या ना ही लेंगे। उनका मानना था कि हम अगर इंटरव्यू ले रहे हैं दैट मीन्स हम उस इंसान पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन रुडयार्ड किपलिंग ने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लेके उन पर असॉल्ट किया, उन पर अटैक किया। राइटर आपको बताना चाह रहे हैं कि एक तरफ जिस चीज को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज कर रहे हैं उस चीज के अगेंस्ट, वही चीज हम खुद भी कर रहे हैं। H.G. वेल्स, नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट,
सोशलिस्ट और हिस्टोरियन। इनके अचीवमेंट्स कई सारे फील्ड्स में। H.G. वेल्स के अनुसार इंटरव्यू देना एक पेनफुल तजुर्बा है और अपने ही स्टेटमेंट के अगेंस्ट कि इंटरव्यू एक पेनफुल एक्सपीरियंस है, उन्होंने 40 साल बाद जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया। जोसेफ स्टालिन ने रशिया में कई रेवोल्यूशंस किए, वो रेवोल्यूशनरी थे रशिया के। सॉल बिलो जो प्लेज लिखते थे, एक नॉवेलिस्ट भी थे, उन्होंने भी बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए थे इंटरव्यू के अगेंस्ट। उन्होंने कहा था किसी इंसान का इंटरव्यू लेना मतलब उसके विंड पाइप पे अपना थंबप्रिंट उगाना। इससे वो कहना चाहते थे कि इंटरव्यू लेना मतलब किसी का अपनी पूरी ताकत के साथ गला दबाना। जबकि कई बड़े लोगों ने इंटरव्यू को बहुत गलत बताया है, बहुत तकलीफ देने वाला, किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करने वाला बताया है, किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बताया है। उसके बावजूद हम ये मानते हैं कि इंटरव्यू एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे फैक्ट्स का पता लगाया जा सकता है। और म्यूजिशियन डेनिस प्रेन इंटरव्यू को लेकर कहते हैं कि इंटरव्यूज पढ़कर या देखकर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। वे कहते हैं कि क्योंकि एक इंसान क्वेश्चन पूछता है और दूसरा आंसर करता है, उसी क्वेश्चन आंसर सीरीज से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें सच का पता चलता है, हमें मोटिव्स का पता चलता है। और इंटरव्यूज कंडक्ट करना बहुत ही पावरफुल चीज है और इसका अत्यधिक प्रभाव है। और यहां खत्म होता है आपका पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 इंटरव्यू का एक एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा पीस है और इस इंटरव्यू को ले रहे हैं, मतलब इंटरव्यूअर हैं मुकुंद पद्मनाभन। मुकुंद पद्मनाभन द हिंदू के रिपोर्टर है। द हिंदू एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिस न्यूज़पेपर को यूपीएससी की तैयारी करने वाले या पीसीएस की तैयारी करने वाले या पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग पढ़ना प्रेफर करते हैं। और जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनका नाम है एम्बर्टो इको। एम्बर्टो इको इटली के बोलोनिया शहर में एक रेनाउंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। एम्बर्टो इको ने सेमियोटिक्स के फील्ड में बहुत काम किया। सेमियोटिक्स में हम सिंबल्स और साइंस को स्टडी करते हैं, अलग अलग सिंबल्स या साइन का मीनिंग निकालते हैं और अलग अलग सिंबल्स या साइन के यूज का पता करते हैं। एम्बर्टो इको एक प्रोफेसर होने के साथ साथ बच्चों के लिए स्टोरीज भी लिखते थे, एस्से लिखते थे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखते थे और इन्हीं का एक पॉपुलर नॉवल है जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज। अब चलिए हम इंटरव्यू सुनते हैं कि मुकुंद पद्मनाभन ने क्या क्वेश्चंस पूछे, एम्बर्टो इको ने क्या रिप्लाई दिया। श्री मुकुंद एम्बर्टो इको से क्वेश्चन पूछते हैं। यहां वो डेविड लॉज के स्टेटमेंट का रेफरेंस लेकर एम्बर्टो इको से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप एक साथ इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं। एम्बर्टो इको ने रिप्लाई दिया कि आप सबको लगता है कि मैं अलग अलग काम कर रहा हूं, लेकिन मैं एक ही काम कर रहा हूं। श्री मुकुंद ने पूछा वो काम क्या है। मेरे कुछ फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है, मतलब मेरा फिलोसफी सब्जेक्ट में कुछ इंटरेस्ट है और उसी को पढ़ते पढ़ते, उसी को समझने में और अपने आप को उसी में इंगेज करके मैं सारा काम करता हूं। मतलब मैं इंगेज हूं अपने उस फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट में ही, बट उसी इंटरेस्ट को मैं अलग अलग मीडियम से कन्वे कर रहा हूं। और वो कहते हैं कि अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास समय कहां से आता है, मैं मैनेज कैसे करता हूं अपना टाइम, तो मैं इंटरस्टाइसेस को यूटिलाइज करता हूं। इंटरस्टाइस क्या है? वो इंटरस्टाइस को समझाते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं और आप अपनी गाड़ी से निकलकर लिफ्ट लेकर जब तक मेरे घर तक आएंगे, मतलब जब तक मैं आपके आने का वेट कर रहा हूं, तो उस बीच में जो पीरियड है, उस बीच का जो समय है वो खाली समय, और वही है इंटरस्टाइस। और उस खाली समय में मैं एक आर्टिकल लिख लूंगा। और ये कहकर वो हंसने लगते हैं। मुकुंद कहते हैं कि जिस तरह आप टाइम को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, इतने कम समय में आप एक आर्टिकल लिख लेते हैं, या आपके पास जो लिटरेरी टैलेंट है, या जो आप नॉन फिक्शनल राइटिंग लिखते हैं, आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो डिफरेंट है। आप ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ नहीं लिखते। आपका कंटेंट और आपके लिखने का तरीका बोरिंग नहीं है। मुकुंद पूछते हैं कि आप अपने राइटिंग को इतना प्लेफुल कैसे बना पाते हैं, आप लोगों को इंगेज करके कैसे रखते हैं। एम्बर्टो इको इस बात का रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि जब मैं इटली में रिसर्च कर रहा था, मैं बहुत यंग था, तो मुझे मेरे प्रोफेसर ने कहा था कि जो स्कॉलर्स हैं वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। स्कॉलर्स उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए कई तरह के गलत नैरेटिव्स बनाते हैं, जानबूझकर गलत थ्योरीज बनाते हैं और उस पर रिसर्च करके उसे सही करते हैं और लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं।
लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने रिसर्च करते हुए जो गलतियां की थी, जिस तरह के अप्रोचेस को ट्राई किया था, या मेरे से जो गलतियां हुई थी, वो मैंने अपनी रिसर्च स्टोरी में लिखा और मेरे प्रोफेसर को ये बहुत अच्छा लगा था। और बहुत यंग एज में, मतलब 22 के एज में मुझे पता चल गया था कि कैसे लिखना है। मुझे 22 के एज में ही पता चल गया था कि मेरा राइटिंग स्टाइल क्या होने वाला है। और इसीलिए जो मेरा ऐसे भी होता है या जो मेरी राइटिंग्स होती हैं, वो ऐसे होती है कि मैं कुछ बात कर रहा हूं, कुछ नैरेशन सेट कर रहा हूं, कोई स्टोरी सुना रहा हूं। और वो कहते हैं कि मैं एक्सीडेंटली नॉवेलिस्ट बना। एक दिन मैं फ्री था और अचानक मेरे दिमाग में आया और मैंने नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया। और वो अपने एक फ्रेंड का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उनका एक फ्रेंड था, रोलैंड। वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि वो एसेज तो लिख पाता है पर वो नॉवेल्स नहीं लिख पा रहा है। रोलैंड सोच ही रहा था कि वो नॉवेल लिखना शुरू करेगा, लेकिन उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई। लेकिन इस तरह की सोच मेरे दिमाग में कभी नहीं आई थी। मैं कभी भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं था, मैं एक्सीडेंटली नॉवेलिस्ट बन गया। मुकुंद अब उनकी नॉवेल्स के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि आप एक महान एकेडमिशियन हैं, आप एक महान प्रोफेसर हैं, आपने एजुकेशन के फील्ड में इतना काम किया है, लेकिन एकेडमिक्स के कामों में इंडल्जेंस के बावजूद आपने एक नॉवल लिखा जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज। ये आपका बहुत फेमस नॉवल है और आपने 20 से ज्यादा लिखा। एम्बर्टो इको उनको टोक के कहते हैं कि नहीं, 40 से ज्यादा। मुकुंद अब एम्बर्टो इको से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने 40 से ज्यादा बुक्स लिखी, आपने सेमियोटिक्स पे बहुत काम किया क्योंकि आपके कुछ नॉवेल्स को लोगों ने बहुत पसंद किया। और जब लोग आपको देखते हैं और आपके बारे में कहते हैं अच्छा ये तो एक नॉवेलिस्ट है, तो क्या आपको बुरा लगता है? क्या आपको इस बात से परेशानी होती है कि आपका काम बहुत ज्यादा है सेमियोटिक्स के फील्ड में? एम्बर्टो इको रिप्लाई देते हैं कि हाँ, बाय चॉइस मैं एक प्रोफेसर हूं, एक एजुकेशनिस्ट हूं। बस मेरे को टाइम मिलता है संडेज को तो मैं नॉवेल्स लिख लेता हूं। तो लोग मुझे नॉवेलिस्ट कहें तो थोड़ा बुरा तो लगता है। एम्बर्टो इको कहते हैं कि मैं वो मीटिंग्स अटेंड करता हूं, वो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूं जहां पे डिस्कशंस होती है कि एजुकेशन को कितना अच्छा किया जा सकता है। वो राइटर्स के क्लब में कभी नहीं जाते और वो खुद को रिकग्नाइज करते हैं एक एकेडमिशियन के रूप में। वो हंस के कहते हैं लेकिन ठीक है, अगर लोग मुझे मेरी नॉवेल से जानते हैं तो भी कोई बात नहीं है। नॉवेल्स के थ्रू मैं एक बहुत बड़े ऑडियंस तक पहुंच पाया और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि सेमियोटिक्स में मैं काम करके लाखों लोगों तक पहुंच पाऊंगा। जैसे मेरे नॉवल को 1 मिलियन से ज्यादा लोग पढ़ चुके हैं, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि सेमियोटिक्स में मेरे काम को भी 1 मिलियन से ज्यादा लोग पढ़ेंगे या समझेंगे। अब मुकुंद उनसे उनके नॉवल के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि आपके नॉवल का नाम है द नेम ऑफ द रोज और ये बहुत सीरियस नॉवल है। मुकुंद कहते हैं कि ये नॉवल इतना सीरियस है, ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पे बेस्ड है, साथ में ये जासूसी पे बेस्ड है, ये थियोलॉजी मतलब रिलीजन के स्टडी पे बेस्ड है और साथ ही ये मिडीवल हिस्ट्री पे भी बेस्ड है। मुकुंद कहते हैं कि एक ही नॉवल के इतने सारे डायमेंशंस हैं, इतने सारे टॉपिक्स को सेंटर में रख के ये नॉवल लिखा गया है। फिर भी रीडर्स ने इसे बहुत पसंद किया, इसे बहुत पढ़ा। लेकिन जब आप लिख रहे थे तो इतने सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया हुआ था, तो क्या आप पजल्ड थे? क्या आपको परेशानी हुई लिखते हुए? एम्बर्टो इको ने रिप्लाई में कहा कि नहीं, हम राइटर्स कंफ्यूज नहीं होते, हम पजल्ड नहीं होते, आप जर्नलिस्ट पजल्ड होते हो और कभी कभी पब्लिशर्स पजल्ड होते हैं, वो परेशान होते हैं। क्योंकि जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स को लगता है कि लोगों को कचड़ा पसंद है, लोगों को बुरे कंटेंट पसंद है, लोग क्वालिटी कंटेंट नहीं देखना चाहते, न पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट को और पब्लिशर्स को लगता है कि लोगों को अच्छी चीजें पढ़ना पसंद नहीं है, उनको डिफिकल्ट रीडिंग्स नहीं चाहिए, उनको बस ऐसे ही हल्की फुल्की चीजें दे दो पढ़ने के लिए। एम्बर्टो इको कहते हैं कि 6 बिलियन पॉपुलेशन है हमारे इस प्लैनेट का और द नेम ऑफ द रोज नॉवल का 10 से 15 मिलियन कॉपी बेचा गया था। इसका मतलब है कि मेरे नॉवल को बहुत कम लोगों ने पढ़ा और जो मेरी नॉवल को पढ़ रहे हैं ये वो लोग हैं जिनको इजी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, उन्हें कुछ कॉम्प्लेक्स पढ़ना पसंद है। और वो कहते हैं कि जो लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं या लिखते हैं उनको भी कितनी बार बहुत ही इजी चीजें चाहिए होती। और वो अपना एग्जाम्पल लेकर बताते हैं कि डिनर करने के बाद 9 बजे जब वो टीवी ऑन करते हैं तो उन्हें कितनी बार हल्की फुल्की चीजें चाहिए होती। और वो 2 शोज का नाम बताते हैं जो वो देखते हैं, मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम। एम्बर्टो इको यहाँ कहना चाहते हैं कि जो लोग कॉम्प्लेक्स चीजों को पसंद करते हैं उनको भी कितनी बार हल्की फुल्की चीज चाहिए होती है। मुकुंदा पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो आपकी नॉवल है द नेम ऑफ द रोज वो इतनी सक्सेसफुल हुई तो इसका कारण ये तो नहीं था कि इसमें मिडीवल हिस्ट्री की बात की गई? मिडीवल हिस्ट्री का पीरियड है ओल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच का।
आपको अलग अलग बुक्स में मिडीवल हिस्ट्री का टाइम थोड़ा बहुत अलग दिख सकता है, बट बेसिकली ये था 8th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक। एम्बर्टो इको इसके रिप्लाई में कहते हैं कि हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी से मैं इनकार नहीं करता। हो सकता है कि मेरे नॉवल को लोगों ने इसीलिए पसंद किया क्योंकि इसमें मिडीवल हिस्ट्री का जिक्र है। वो कहते हैं कि चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। जैसे चाइनीज वाइज मैन को स्टोरी सुनाना बहुत पसंद है ना, मेरे को भी बहुत पसंद है स्टोरी सुनाना। वो बताते हैं कि जब उन्होंने इस नॉवल को पब्लिश करने के लिए पब्लिशर को दिया तो पब्लिशर ने उनको 3000 कॉपीज का एडवांस दिया और कहा कि मुझे नहीं लगता है कि 3000 कॉपीज से ज्यादा ये बिकेगी, क्योंकि इस नॉवल में आपने लैटिन लिखा है और इस कंट्री में किसी ने लैटिन नहीं पढ़ा है, लोगों को लैटिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सारे राइटर्स ने मेरे से पहले मिडीवल हिस्ट्री के बारे में लिखा था, लेकिन उनकी नॉवेल्स इतनी अच्छी नहीं चली, तो मेरी नॉवल इतनी अच्छी क्यों चल गई, लोगों ने इसको क्यों पसंद किया, लोगों ने इसको इतना क्यों पढ़ा, ये मुझे नहीं पता, ये एक मिस्ट्री है। वो कहते हैं कि अगर मैंने यही नॉवल 10 साल पहले लिखा होता या आज से 10 साल बाद लिखूंगा तो मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इस नॉवल को लोग कितना पसंद करेंगे, कितने रीडर्स इसको पसंद करेंगे और पढ़ेंगे। एम्बर्टो इको कहते हैं कि ये नॉवल लोगों को इतना पसंद आया, ये एक मिस्ट्री है और इसका रीजन मुझे भी नहीं पता। और यहां खत्म होता है आपका चैप्टर द इंटरव्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।